हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह करेंट अफेयर के अंतर्गत आईआर से संबंधित होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आईआर में नेपाल में जेनजी आंदोलन और भारत नेपाल संबंध। आज का टॉपिक का डिस्कशन होगा और इससे संबंधित प्रश्न और मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। भारत नेपाल संबंध इस बार के मेंस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि नेपाल में आप देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है जेनजी आंदोलन के पश्चात। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए। तो प्रश्न है, जेनजी विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न नेपाल का राजनीतिक संकट भारत के हितों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में इसकी विवेचना करें। यानी कि नेपाल में जो जेनजी विरोध प्रदर्शन उत्पन्न हुआ वह क्यों उत्पन्न हुआ, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। यह जो जेनजी विरोध प्रदर्शन, जेनजी आंदोलन उत्पन्न हुआ नेपाल में, इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता किस प्रकार से देखने को मिली है और वह राजनीतिक अस्थिरता भारत के हितों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, प्रश्न की यही डिमांड है। भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में इसकी विवेचना करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पेड बैच है बीपाड एक्सप्रेस, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पे इसका जो पीडीएफ है वह प्रोवाइड किया जाता है। 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके डिटेल जानकारी आप लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो जेन जी विरोध प्रदर्शन, सबसे पहले यह समझिए कि आखिर जेनरेशन जी है क्या। ठीक है, तो वैसा जेनरेशन जिनका जो बर्थ ईयर है वह 1997 से 2012 के बीच का बर्थ ईयर वाले जो लोग हैं वे जेनजी के नाम से जाने जाते हैं। मेनली 18 से 30 साल के युवा, आप इसे रफ आइडिया के रूप में समझिए कि 18 से 30 साल के जो युवा हैं वह जेनरेशन जी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में जो अभी आंदोलन हुआ है उस आंदोलन में इन्हीं युवा वर्ग की ज़्यादा भूमिका रही है। जब हम लोग कारण को समझेंगे तो डिटेल समझेंगे कि आखिर इसी वर्ग ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों किया है। ठीक है, तो जैन जी हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर समझ लिया। वैसे आबादी जिनका जन्म वर्ष जो है 1997 से 2020 के बीच 2012 के बीच में स्थित हो वह जैन जी के नाम से जाने जाएंगे। इसके अंतर्गत सामान्यतः देखा जाता है कि 18 से 30 वर्ष के जो युवा होते हैं, युवा वर्ग होती है, वे आबादी इसमें इसके अंतर्गत समाहित होती है। ठीक है, तो जेनजी विरोध प्रदर्शन नेपाल में हाल ही में आयोजित हुआ, संपन्न हुआ वहाँ पर। तो यह जो प्रश्न था कि जेनजी विरोध प्रदर्शन और भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाल ही में एक बार पुनः नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिला जब जेनजी विरोध प्रदर्शन के पश्चात वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और समझिए कि जेनजी विरोध प्रदर्शन नेपाल में कितना ज़बरदस्त था कि वहाँ के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस, फोटोज सामने आए थे आंदोलन के प्रोटेस्ट के दौरान। उस समय मंत्री तक को हाथ पैर जो भी मिल रहा था उससे मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था। तो जेनजी विरोध प्रदर्शन काफ़ी बड़े स्तर पर, काफ़ी व्यापक पैमाने पर किया गया और काफ़ी हिंसक विरोध प्रदर्शन भी था। ठीक है, तो इतना बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन किया गया कि वहां की सरकार ही गिर गई और प्रधानमंत्री तक को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा। इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के पश्चात शांति और स्थिरता हेतु सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब आइए मेन मुद्दे पर। प्रश्न क्या है? जेनजी विरोध प्रदर्शन के बारे में हमें जानना है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है, जेनजी विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ वहाँ पे, और यह जो राजनीतिक संकट है वह क्यों उत्पन्न हुई। तब ना हम लोग समझेंगे कि इस राजनीतिक संकट का भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि प्रश्न की डिमांड है। ठीक है, जेनजी विरोध प्रदर्शन, पहला कारण नेपाल के द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या था? इसके अंतर्गत फेसबुक, ठीक है, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, सारे पे बैन लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध को नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। ठीक है, अब इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन सिर्फ एक ही कारण का परिणाम था, ऐसा नहीं है। आपने हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा।
1857 का विद्रोह क्या था? लंबे समय से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, लंबे समय से 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ठीक है, लेकिन एनफील्ड राइफल का प्रयोग ने उसमें आग में घी डालने का काम किया और 1857 का विद्रोह जो है वह चिंगारी की तरह फूट पड़ी। यहाँ भी सेम घटना देखने को मिलती है, सेम घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर होती है। नेपाल में जो है वह राजनीतिक अस्थिरता का दौर लंबे समय से चला आ रहा था और इस राजनीतिक अस्थिरता इतना बड़े पैमाने पर विद्यमान था, करप्शन, भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर विद्यमान हो गया था, गरीबी, असमानता इतना बड़े पैमाने पर विद्यमान हो गया था कि आंदोलन की एक पृष्ठभूमि लंबे समय से तैयार हो रही थी। लेकिन इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आग में घी डालने का काम किया है नेपाल सरकार के द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध। इससे क्या हो गया कि जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो वहां के युवा वर्ग, सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा कौन यूज करते हैं? युवा वर्ग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं और इसीलिए देखेंगे कि सोशल मीडिया को जैसे ही बैन लगाया गया सरकार के खिलाफ तो युवा वर्ग भड़क उठे और युवा वर्ग वहां पर सड़क पर आ गए और इसी युवा वर्ग के आंदोलन को क्या नाम दिया गया है? जेन जी आंदोलन। और यह जेन जी आंदोलन में अधिकांश जो युवा हैं वह 18 से 30 वर्ष के बीच वाले युवा वर्ग इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो एक तात्कालिक कारण आप इसे कह सकते हैं कि नेपाल सरकार के द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूट्यूब लोग नहीं देख सकते थे, वहाँ की युवा वर्ग रील्स नहीं बना सकते थे, रील्स देख नहीं सकते थे, यूट्यूब से दूर रहते, फेसबुक से दूर रहते। अब इसके कारण क्या हो गया कि वहाँ के युवा वर्ग के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा सरकार से नाराजगी देखने को मिली और वे सड़क पर विरोध प्रदर्शन के रूप में उतरे। लेकिन धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन ने सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया और इतने व्यापक पैमाने पर सत्ता विरोधी आंदोलन किया गया कि वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार को नेपाल छोड़कर कई सारे मंत्री लोग को भागना पड़ा, उनको मार पीट कई सारे लोगों के साथ की गई थी। वहाँ के जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया था, टीवी चैनल्स वगैरह जो थे तोड़ फोड़ कर दिए गए थे, मंत्रियों के घर उड़ा दिए गए थे, ढा दिए गए थे। तो बड़े पैमाने पर यह सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया था। तो एक तात्कालिक कारण के रूप में यह था कि नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे युवा वर्ग नाराज हो गए, युवा वर्ग आक्रोशित हो गए और इसी आक्रोश का परिणाम था कि वहाँ की जो जेनजी आबादी थी, युवा वर्ग जो थे, जो 18 से 30 वर्ष के बीच वाले युवा वर्ग थे, वे सड़क पर नाराजगी जाहिर करने के उद्देश्य से उतरे और धीरे धीरे सरकार के द्वारा हिंसक तरीके से इसे निपटने का प्रयास किया गया। और स्वाभाविक सी बात है कि आप हिंसा से अगर किसी आंदोलन को आप दबाने का प्रयास करेंगे तो वह आंदोलन उतना ही ज़्यादा मुखर होती जाती है और सरकार के द्वारा जो प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा का सहारा, दमन का सहारा लिया गया और इसी का परिणाम था कि धीरे धीरे यह जो जेनजी आंदोलन था वह सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, व्यापक भ्रष्टाचार, उच्च स्तरीय घोटालों और कानूनी सुधारों की कमी ने जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया था। वहाँ पर भ्रष्टाचार की तो स्थिति थी ही, सोशल मीडिया के कारण कई सारे ऐसे फोटो आ चुके थे जिसमें देखने को मिल रहा था कि मंत्री के परिजन लोग अय्यासी विलासता वाली जिंदगी जी रहे हैं और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने पीने के दाने तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। आप नेपाल के अगर इकोनॉमी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वहाँ की 82% जो आबादी है, वहाँ की 82% जो कामगार हैं वह असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं 82%। और जब असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो नौकरी की, रोजगार की सबसे ज़्यादा कमी इसी सेक्टर के पास होता है और इसी कारण आप देखेंगे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश विद्यमान था। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा कारण है नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य 1990 के दशक से उथल पुथल से भरा रहा है। आप 1990 देखिए, नेपाल में पहले क्या था, राजतंत्र की स्थिति पहले विद्यमान थी, फिर 2005 ईस्वी में समझौता किया गया, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति विद्यमान हो गई। ठीक है, तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर नेपाल का जर्नी हुआ है। तो 1990 ईस्वी के दशक से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा नेपाल की राजनीति का स्थिरता, नेपाल में राजनीति का स्थिरता का दौर देखने को मिला है। और आप देखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना भले कर दिया गया 2005 में, लेकिन 2008 ईस्वी से लेकर अभी तक कुल 17 सरकारों का निर्माण किया जा चुका है। 2008 से लेकर 2025 कितने साल हुए? 17 साल। 17 साल में 17 सरकार का निर्माण किया गया है
नेपाल में, तो आप समझिए हर साल नए नए मुख्यमंत्री, नए नए लोग वहाँ पे सरकार का गठन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहाँ पे ज़्यादा नहीं बदल रहे हैं। एक ही व्यक्ति जो है कभी विपक्षी दल के साथ गठबंधन करता है, कभी दूसरे के दल के साथ गठबंधन करता है और लगभग वही 2-3-4 लोग आप देखेंगे, लगभग 2-3-4 लोगों का ही शासन नेपाल की राजनीति में लंबे समय से रहा है। और जनता का आक्रोश इसी के कारण था कि जनमत की अवहेलना उनके द्वारा की गई। जनता का मत था कि कोई दल विपक्ष में बैठे, लेकिन वह क्या कर रहा है, जोड़ तोड़ येन के प्रकारेण करके वह सरकार बना ले रहे हैं। तो जनता इससे नाराज हो रही है। यह राजनीतिक अवसरवादिता की चरम सीमा पर नेपाल पहुंच गया था। नेपाल के लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, आधारभूत संरचनाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, गरीबी बेरोजगारी जैसी स्थिति विद्यमान थी। इससे युवा वर्ग भड़क उठे, युवा वर्ग में कुंठा जा गया। इसके कारण जेनजी आंदोलन ने वहां पर मूर्त रूप प्रदान किया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था, राजनीतिक अस्थिरता। इन सबों ने एक पृष्ठभूमि लंबे समय से तैयार की थी और उस पृष्ठभूमि में आग में घी डालने का काम किया, जो ऊपर हमने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन। 2005 के लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद नया नेपाल का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था। 2005 में जब आंदोलन किया गया था लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो उस समय पर सत्ता के जो हुक्मरान लोग थे, जब उन्होंने वादा किया कि अब हम राजतंत्र नहीं लोकतंत्र की नींव पर आगे चलने की प्रयास करेंगे, तो उस समय नेपाल के लोगों के साथ वादा किया गया था कि हम नेपाल को नया स्वरूप प्रदान करेंगे और इसे ही नया नेपाल का नाम दिया गया था, जहां पे गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता आदि प्रोवाइड कराने पर फोकस की जाएगी। गरीबी बेरोजगारी को दूर करने, टैकल करने की बात की गई थी, लेकिन ये सारे राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह संभव नहीं हो सका और यह लंबे समय से वहाँ के लोग जो हैं इस स्थिति से ग्रसित रहे। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाराजगी उनमें देखने को मिली और यह आंदोलन सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हाल ही में बांग्लादेश में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली और बांग्लादेश में स्वाभाविक सी बात है कि वह भी पड़ोसी देश है, ठीक है, और बांग्लादेश में भी अगर इस तरह की घटना देखने को मिली तो युवा वर्ग शायद इससे एक उत्तेजित वर्ग माना जाता है। युवा वर्ग 18 से 30-35 साल के जो युवा वर्ग की जो आबादी होती है वह काफ़ी जोश और उत्तेजना से परिपूर्ण होती है। तो बांग्लादेश से भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पे एक सीख इनसे मिली हो कि इस तरह से आंदोलन किया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन मेन जो कारण है वह यही 4 कारण है जिसे हमने यहाँ पर डिकोड किया है, ठीक है। तो इसे आप लोग जेनजी आंदोलन जो नेपाल में किया गया उसके प्रमुख कारण में ये 4 कारण आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। कारण हो गया। इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों ने नेपाल में इस विरोध प्रदर्शन की नींव को तैयार की, लेकिन तात्कालिक कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध रहा। इन विरोध प्रदर्शनों का भारत सहित विभिन्न पड़ोसी देशों पर असर स्वाभाविक है। हमने बताया कि कई सारे आंदोलन जो थे इसके पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे, लेकिन इसका तात्कालिक कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन था और इसके कारण यह जेनजी आंदोलन विरोध प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिला। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी पड़ोसी देश, कोई पड़ोसी देश अस्थिर रहेगा, चाहे यहाँ पर नेपाल हो या फिर यहाँ पर बांग्लादेश हो, अगर यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान होती है तो भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और नेपाल के साथ ज़्यादा प्रभाव इसीलिए भी पड़ेगा कि नेपाल के साथ हमारा जो संबंध है काफ़ी बेहतर है और खुली सीमा दोनों देशों के बीच देखने को मिलती है। आप बिहार में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण नेपाल में अगर राजनीतिक अस्थिरता का दौर जो उत्पन्न होगा उसका भारत पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। और यही प्रश्न पूछा गया है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के हितों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग भारत नेपाल संबंध की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल है भारत नेपाल संबंध के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच संबंध देखेंगे, ऐतिहासिक रहे हैं और भौगोलिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में नेपाल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और रखे भी क्यों नहीं, अशोक के समय का आप देखें या फिर बुद्ध के समय का देखें या फिर रामायण युग चले जाएं, इससे पहले भी रामायण युग, ठीक है, तो नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और यही कारण है कि भारत और नेपाल के संबंध को रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। कहा जाता है कि
कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। तो दोनों देशों के संबंध काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी प्रगाढ़ हैं और भारत की विदेश नीति में नेपाल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस भूमिका का जो आधार है 1950 ईस्वी की शांति और मित्रता की संधि में मौजूद है। भारत हमेशा से चाहता है कि नेपाल को एक स्थिर देश बनाया जाए और नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। इसीलिए भारत के द्वारा अनेक प्रकार के तमाम खर्च वहाँ पे विकास कार्य किए जा रहे हैं, लोकतंत्र की स्थिरता के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक जटिलता और राजनीतिक अस्थिरता का दौर इस तरीके से विद्यमान है कि भारत का हित भी वहाँ पर प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है। उस पेड ग्रुप को नाम दिया गया है बिपाड एक्सप्रेस। बिपाड एक्सप्रेस बैच से जुड़कर आप लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वीकली टारगेट के माध्यम से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे तीनों सेक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। वीकली टारगेट के अंतर्गत पूरे एक सप्ताह का टारगेट एक बार दे दिया जाता है और उसके अंतर्गत डेली बेसिस पे टॉपिक दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, मॉडल आंसर सारे प्रोवाइड किए जाते हैं पेड ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, और अभी करेंट अफेयर का जैसे पर डे एक टॉपिक कराया जा रहा है और जीएस पेपर 2 का 2 सेक्शन, कभी एक टॉपिक कभी 2 टॉपिक। टॉपिक अगर बड़ा हो तो एक टॉपिक, टॉपिक अगर छोटा हो तो 2 टॉपिक, इस तरह से कवर किए जा रहे हैं। 20 से 25 नवंबर होते होते पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि जनवरी तक सिलेबस को 3 बार कम से कम नोट्स को पूरे रिवाइज करके आप लोग एग्जामिनेशन में शामिल हो सके। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों सेक्शन से मिलाकर 150 से अधिक मॉडल आंसर को प्रोवाइड किए जाएंगे। करेंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे पूरे एक साल का उसे कवर कर दिया जाएगा और विभिन्न मैगजीन्स के कंटेंट को भी मॉडल आंसर तैयार करने में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे भी महत्वपूर्ण जो भी 30, 35, 40 जो महत्वपूर्ण ऐसे होंगे बिहार की लोकोक्तियों को समाहित करते हुए उसे प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों सारे नोट्स जो होंगे वह हैंड रिटन फॉर्मेट में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे जो होगा 6 से 7 पेज में प्रत्येक ऐसे लिखा हुआ होगा और मॉडल आंसर उसी टाइप में लिखा हुआ रहेगा जिस टाइप में वहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान लिखा जाना चाहिए। पूर्णतः हैंड रिटन फॉर्मेट में सारी चीज़ें अवेलेबल होगी और कुछ दिनों के बाद डाटा कलेक्शन इससे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि एग्जामिनेशन के दौरान डाटा वहाँ पे आप मेंस आंसर राइटिंग में डाटा के जरिए अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं। अगर इस संदर्भ में आप लोग हमारे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेड बैच बिपाड एक्सप्रेस के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप का चार्ज है 1199। पेमेंट के लिए 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। एक नंबर है 8375934036 प्रशांत कुमार के नाम से और दूसरा नंबर है 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से। दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से सारी चीज़ों को कंटेंट डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिपाड एक्सप्रेस से जरूर जुड़े। यहाँ पर पूरी जो सिलेबस है उसे निश्चित समय अंतराल में सारी चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है जितने कंटेंट ये सब नोट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, मॉडल आंसर, पिछले हमने ब्रिक्स का नोट्स डिस्कस किया था, सारे चीज़ें जो है उसी पेड ग्रुप पे अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो हमने नेपाल का जेएनजी विरोध प्रदर्शन कारण समझा, भारत नेपाल संबंध संक्षिप्त रूप में समझा। अब प्रश्न आता है कि यह जो भारत के हितों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यानी कि जेएनजी विरोध प्रदर्शन के पश्चात भारत के लिए किस प्रकार की चिंताएं उभर कर सामने आई हैं। पहली चिंता है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं तो इसका पड़ोसी देश पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और जेएनजी आंदोलन के बाद भी उसी प्रकार की चिंताएं भारत के समक्ष उपस्थित हैं, जिनमें पहली चिंता है सुरक्षा संबंधी चिंता। भारत नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है, इसीलिए कानून व्यवस्था में कोई भी कमी या अशांति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैसा दोनों के बीच सीमा को अलग करने वाला कोई भी यहाँ पर बाड़ नहीं लगाया गया है, बल्कि खुली सीमा इसको निर्धारित की गई है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अगर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्पन्न होता है तो तस्कर जैसे हथियारों की तस्करी, ठीक है, मानव तस्कर, ये सारे जो अपराध हैं उसको बढ़ावा मिलने की संभावना रहेगी और ये जो गिरोह गैंग है वह काफ़ी सक्रिय एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई है। आर्थिक प्रभाव,
भारत और नेपाल के बीच अभी का संबंध देखेंगे तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है और ट्रेड जो है नेपाल के साथ हमारे साथ वो सरप्लस है, यानी कि हम सरप्लस की स्थिति में हैं। ठीक है, भारत के द्वारा 7.32 बिलियन डॉलर, वित्त वर्ष 24-25 का आंकड़ा है यह। ठीक है, भारत के द्वारा 7.32 बिलियन डॉलर का नेपाल को निर्यात किया गया और भारत के द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर का आयात किया गया, यानी कि आप देखेंगे 6 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस है नेपाल और भारत के साथ। आप संबंध में भारत के पक्ष में 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर स्थिति में हमारा इकोनॉमिक ट्रेड है नेपाल के साथ और एक प्रमुख व्यापारिक सहयोगी भी है भारत नेपाल का। लेकिन राजनीतिक संकट के कारण नेपाल में भारतीय निवेश जो है अनिश्चितता का वहाँ पर भारतीय निवेश को सामना करना पड़ रहा है। जल विद्युत एवं ऊर्जा सहयोग में रुकावट। भारत जो है आप देखेंगे कि पूरे अपने क्षेत्र में जल विद्युत और ऊर्जा सहयोग का केंद्र बिंदु बनना चाहता है और नेपाल जो है भारत की सीमा पार विद्युत व्यापार योजनाओं का सेंटर पॉइंट है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अरुण 3, लोअर अरुण जैसी परियोजनाएं विलंबित हो सकती है और अगर ये परियोजनाएं विलंबित होंगी तो भारत की ऊर्जा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विकास संबंधी सहयोग प्रभावित। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भारत की हमेशा से इच्छा रही है कि नेपाल को एक विकसित स्वरूप प्रदान किया जाए, एक स्थिर व लोकतांत्रिक देश नेपाल को बनाया जाए और इसीलिए विकास संबंधी कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। नेपाल में भारत के द्वारा शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विद्युतीकरण का क्षेत्र हो या अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकसित करने से संबंधित हो, भारत वहां पर 573 से अधिक परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। अतः राजनीतिक स्थिरता से वहां पर क्रियान्वयन की जो स्थिति है वह धीमी पड़ सकती है और इसका असर भारत नेपाल संबंधों पर हमें देखने को मिल सकता है। शरणार्थी एवं प्रवासन संबंधी समस्या भी देखने को मिल सकती है। स्वाभाविक सी बात है, भारत और नेपाल के साथ हमारा जो सीमा है वह खुली सीमा है और ऐसी स्थिति में शरणार्थियों की आवाजाही काफ़ी आसान हो सकती है और जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होता है, तो वहाँ की जो आबादी है वह आबादी विस्थापित होती है और जब आबादी विस्थापित होगी तो कहाँ पर जाएगी? पड़ोसी देश में। और पड़ोसी देश में सबसे अच्छा कौन सा होगा? भारत, क्योंकि यहाँ पर खुली सीमा की व्यवस्था विद्यमान है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक अनिश्चितता के कारण चीन को पैर जमाने का अवसर मिल सकता है, जो कि भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती होगा। स्वाभाविक सी बात है, पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति, चीन की स्वीकार्यता जितनी बढ़ेगी, भारत के लिए चिंताएं उतनी ज़्यादा उत्पन्न होंगी। तो ये सारे जो चिंता है, अगर नेपाल में इस तरह की स्थिति लंबे समय तक विद्यमान रहती है, हालांकि वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है, लेकिन इस तरह से अगर राजनीतिक स्थिरता का दौर लंबा चलेगा नेपाल में, तो भारत की जो रणनीतिक स्थिति है, भारत के जो आर्थिक संबंध है, वह भी काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि नेपाल को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा और इससे ट्रेड इकोनॉमी जो है वह प्रभावित होगी। इस तरह से स्पष्ट है कि बांग्लादेश, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है। साथ ही यह दक्षिण एशिया के विकास को भी प्रभावित कर रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश मतलब किसी एक खास देश को प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ भारत को ही प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा थोड़े ना है कि नेपाल में जो अभी विरोध प्रदर्शन हुआ और बांग्लादेश में हुआ वह सिर्फ भारत को प्रभावित करेगा, नहीं, कई सारे पूरे दक्षिण एशिया, पूरे क्षेत्र के विकास को ही प्रभावित करेगा। निवेश के लिए लोग यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं आ पाएंगी, बड़े बड़े जो देश है वो नहीं आ पाएंगे और इसके कारण दक्षिण एशिया का जो पूरे दक्षिण एशिया का विकास जो है वह प्रभावित होगा। अतः इस दिशा में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, व्यापक सहयोग करने की ज़रूरत है और संपर्क साधने के जरिए दोनों विभिन्न देशों के मध्य संबंध को सुधारने की आवश्यकता है। तब जाकर यह जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है वह अस्थिरता और अनिश्चितता से पूरी तरीके से मुक्त हो पाएगा। ठीक है, तो यह था नेपाल में जेनजी आंदोलन, जेनजी विरोध प्रदर्शन, उसके कारण और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि भारत के लिए क्या चिंताएं उत्पन्न कर रहा है जेनजी विरोध प्रदर्शन, जेनजी आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का पूरा मॉडल आंसर
समाप्त हुआ। अगर बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आईआर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जेएनजी आंदोलन। अगर आईआर में नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आप इसे जनरेशन से संबंधित जो कुछ भी शब्दावलियां हैं उसे अच्छे तरीके से, उसकी क्या विशेषता है उसे अच्छे तरीके से आप लोग जान लेंगे, समझ लेंगे और एक नोट्स तैयार कर लेंगे बीपीएससी के आगामी मुख्य परीक्षा के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।